हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आर वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हो वाइंडिंग के आगे टॉपिक में। कल पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं BIS 1271 के अनुसार चालकों का वर्गीकरण। यहाँ पे आएगी क्रम संख्या। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है। यहाँ पे आएगा वर्ग। कौन सा वर्ग है? यहाँ पर आएंगे चालक पदार्थ। वर्ग आ गया। वर्ग के बाद में सुरक्षित तापमान। यहाँ पर आएगा क्रम संख्या। वर्ग आ गया, सुरक्षित तापमान आ गया। यहाँ पे आएंगे पदार्थ और चालक। कौन कौन से चालक पदार्थ हैं? इसका एक सूत्र है, वो याद रखना है। सूत्र क्या है? वर्ग है, इसका याद रखना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। योगेश आजा एक बार फोकट हंसी लेकर के। यह सूत्र याद रखना है। योगेश, योगेश यानी वाई से शुरू होता है तो यह लिख दो वाई। आजा, आजा में ए से शुरू होता है तो ए लिख दो। 2 नंबर का क्या आएगा? 2 नंबर का वर्ग आएगा ए। इक, इक में ई शुरू होता है पहला अक्षर तो इक ई कर देना तीसरे नंबर पर। चौथे में बार में बी होता है तो बी कर देना है चौथे अक्षर पर। चौथे नंबर पर जो वर्ग आएगा वो आएगा बी। फोकट, फोकट में आता है एफ पहला अक्षर तो एफ कर देना है 5 नंबर पर एफ आएगा। हंसी में एच आएगा तो एच 6 नंबर पर एच कर देना है। बाद में लेकर को छोड़ देना है के मतलब सी से समझना है। के से नहीं समझना है, किस से समझना है? सी से समझना है। सी का मतलब यह आएगा सी वर्ग। ठीक है, वर्ग याद हो गया। योगेश आजा एक बार फोकट हंसी लेकर के। इसे याद करना है। वाई वर्ग, ए वर्ग, ई वर्ग, बी वर्ग, एफ वर्ग, एच वर्ग, सी वर्ग। ये 7 वर्ग है। ऐसे याद करना है इस सूत्र से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम तापमान की। तो वाई वर्ग का तापमान आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ए वर्ग का तापमान आएगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड और ई वर्ग का आएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बी वर्ग का आएगा 130 डिग्री सेंटीग्रेड और एफ वर्ग का क्या आएगा? ऐसे सामने आ जाए बिल्कुल। एफ वर्ग का आएगा 155 डिग्री सेंटीग्रेड। एच वर्ग का आएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी वर्ग में देखो 3 टेम्परेचर आते हैं। 3 तापमान कौन कौन से? एक तो आएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एक आएगा 220 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरे आएगा 250 यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 तापमान किस में आते हैं? सी वर्ग में आते हैं। याद रखना, सी वर्ग में आएंगे तीनों तापमान। बाकी में सब में अलग अलग आएंगे। जैसे वाई में 90 आएगा, ए में 105 आएगा, ई वर्ग में 120 आएगा, बी वर्ग में 130 आएगा, एफ वर्ग में 155 आएगा, एच वर्ग में 180 आएगा, सी में 200, 220, 250 आएगा। ठीक है, इसमें लिखना पहले चालक पदार्थ कौन कौन से आएंगे वाई वर्ग में। तो याद करना है, एक तो आएगा सूत, एक आएगा रेशम और एक आएगा कागज। वो आएगा सामान्य कागज, सामान्य कागज। इसमें आएगा
जो ए वर्ग है इसमें आएगा सूत, रेशम, तेल में भीगा कागज, तेल में भीगा कागज, ठीक है। और वाई वर्ग हो गया, ए वर्ग हो गया। अब बात करते हैं आगे ई वर्ग की। तो ई में आएगा लेथेराइट पेपर, लेथेराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर क्लॉथ, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास बोल दो या केवल फाइबर भी आ सकता है, ठीक है। अब आएगा बी वर्ग। बी वर्ग में आएगा फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस और अब्रक, अब्रक। एफ वर्ग में भी ये का यही है, मतलब दोनों में सेम है। फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, अब्रक, ठीक है, इनमें सेम है दो में। इसके बाद में इसमें एच वर्ग है। एच वर्ग में क्या आएगा, केवल एक एलास्टोमर जुड़ जाएगा, बाकी ये का ये आएगा जो एफ में और बी वर्ग में आया है। एलास्टोमर जोड़ दो, एलास्टोमर, एलास्टोमर प्लस में फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस और अब्रक, ठीक है। इसमें केवल एक नई चीज जुड़ती है, वो है एलास्टोमर। बाकी जो बी और एफ वर्ग में आया है वही एच वर्ग में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं सी वर्ग की। सी वर्ग में देखो कौन कौन से मतलब अचारक पदार्थ आएंगे। एक तो आएगी चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ग्लास, एक आएगा कांच, ठीक है, ग्लास, कांच आएगा और चीनी मिट्टी, ये आएंगे इसमें सी वर्ग में। क्वार्टर भी आता है इसमें, क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स, चीनी मिट्टी, कांच या इत्यादि आते हैं सी वर्ग में। याद रखना है सी वर्ग में कौन कौन से आएंगे, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्टर्स। और एच वर्ग में आएगा एलास्टोमर, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, अब्रक। ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है अब्रक का। अब्रक किस वर्ग में आता है, तो एक दो तीन वर्ग में आ रहा है, तो यानी तीन कौन कौन से, देखो एक तो बी वर्ग में भी आ रहा है, एफ में भी आ रहा है, एच में भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है और इसमें उत्तर यही होता है बी वर्ग होएगा। अब्रक किस में आएगा, बी वर्ग में आता है। और ये प्रश्न टेक्निकल हेल्पर में पूछा भी गया है और उसमें उत्तर बी माना गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अब्रक को बी वर्ग में ही मानना है, ठीक है। ये हो गया आपके अचालक पदार्थों का वर्गीकरण। इसके बाद में बात करते हैं हम ट्रम की। वाइंडिंग में प्रयोग होने वाले मौलिक शब्द। होने वाले मौलिक शब्द, मौलिक शब्द मतलब परिभाषाएं होगी कुछ शब्द की। जैसे बात करते हैं ट्रम की। ट्रम किसे कहते हैं, ये एक ट्रम है, ये नहीं दो चालक है ये,
दो चालकों को जोड़कर बनाया गया एक बंद मार्ग क्या कहलाता है? टर्न कहलाता है। दो चालक होते हैं, एक चालक तो ये है, एक चालक तो ये है, दूसरा चालक ये है। दोनों चालकों को जोड़कर बनाया गया एक पूर्ण बंद मार्ग क्या कहलाता है? टर्न कहलाता है। ठीक है, टर्न किसे कहते हैं? तो दो चालकों को जोड़कर एक बनाया गया पूर्ण बंद मार्ग टर्न कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कोयल की। कोयल क्या होती है? अनेक चालक होते हैं, ये अनेक टर्न होते हैं। एक चालक मतलब दो चालकों से मिलकर एक टर्न हो गया। अनेक टर्न को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाते हैं तो उसको कोयल कहते हैं। ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम में अनेक चालकों का संयोजन क्या कहलाता है? कोयल कहलाता है। अनेक चालकों का श्रेणी क्रम में, जैसे मान लो ये यहाँ जुड़ गया, ये मान लो अनेक चालक जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। अनेक चालक मतलब श्रेणी क्रम में देखो ऐसे जुड़ते हैं, जैसे ये वाइंडिंग है, इसके ऊपर वाइंडिंग ऐसे होती है, तो ये अनेक चालक क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं तो उसको कोयल कहते हैं। केवल एक ही टर्न होता है ऐसे तो उसको टर्न कहते हैं। मतलब दो ही चालक जुड़े होते हैं तब तो टर्न कहा जाता है, और अनेक चालक श्रेणी में जुड़ जाते हैं तो उसको कोयल कहते हैं। ठीक है, कोयल और टर्न में ये अंतर होता है। आगे बात करते हैं कि एक्टिव साइड क्या होती है, अनएक्टिव साइड क्या होती है। एक्टिव साइड, एक्टिव साइड और अनएक्टिव साइड। एक्टिव साइड देखो कोयल होती है, इस कोयल के अंदर ये चीज होती है ना, ये क्या होती है? ये खांचे कटे हुए रहते हैं ऐसे, इन खांचों के अंदर अवस्थित रहती है ना, ये खांचे कटे हुए हैं। इन खांचों के अंदर अवस्थित रहने वाली वाइंडिंग का जो भाग होता है उसको ही एक्टिव साइड कहते हैं। एक्टिव साइड की संख्या एक कोयल में दो होती है। एक तो एक्टिव साइड ये है, एक ये है, ये दो एक्टिव साइड होती है। ठीक है, इनको एक्टिव साइड बोला जाता है। और अनएक्टिव साइड किसे कहते हैं? जैसे ये तो कोयल में स्थापित ऐसे स्थापित होती है खांचों में कोयल, भाई ये कोयल स्थापित करती खांचों में, तो एक्टिव साइड तो क्या है? खांचों के अंदर अवस्थित है, वो तो एक्टिव साइड है। और जो खांचों के अंदर अवस्थित नहीं है, जो बाहर केवल एक्टिव साइड को जोड़ने का कार्य करती है ना, ये जोड़ने का कार्य करती है एक्टिव साइड को, तो ये क्या कहलाती है? अनएक्टिव साइड कहलाती है। जो मतलब खांचों के बाहर रहती है और एक्टिव साइड को जोड़ने का कार्य करती है, वह अनएक्टिव साइड है। जबकि एक्टिव साइड किसे कहते हैं? जो खांचों के अंदर अवस्थित रहती है उसको एक्टिव साइड कहते हैं। ये दो एक्टिव और अनएक्टिव साइड है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कोयल लीड। तो कोयल लीड होती है, ये अंत और प्रारंभ के जो सिरे होते हैं ना, ये जैसे प्रारंभ हुआ सिरा और ये यहाँ चल के ऐसे चल के वाइंडिंग खांचों में अंदर अवस्थित होकर यहाँ पर अगर अंत का सिरा ये है, ये प्रारंभिक सिरा और अंत सिरा। प्रारंभिक सिरा और अंत सिरा को कोयल लीड कहते हैं। ये कोयल लीड है, कोयल एलिमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, कोयल लीड क्या है? अंत और प्रारंभ के सिरे को ही कोयल लीड कहते हैं। अब बात करते हैं हम पोल पिच की। पोल पिच, तो पोल पिच कहते हैं दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। ये जैसे पोल है, ये दो पोल है, एक पोल एन है, ये एस पोल है, इसके संपर्क में ये कटे हुए स्लॉट है। ठीक है, पोल पिच किसे कहते हैं? दो संलग्न पोल यानी एन और एस,
दोनों संलग्न पोलों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी होती है जो, इसको क्या कहते हैं, इसको ही पोल पिच कहा जाता है। ठीक है, पोल पिच किसे कहते हैं, तो दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। ठीक है, दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। अब बात करते हैं कोइल थ्रो क्या होता है। कोइल थ्रो, जैसे मान लो ये दोनों पोलों के बीच की दूरी को तो कोइल पिच कहती है। अब कोइल थ्रो क्या होगा, कोइल थ्रो होगा जैसे पोल है, इनके बीच की दूरी, जैसे एक पोल ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, तो 5 पोल है। तो 5 पोल है तो 5 तो क्या होगी, ये है पोल पिच है, पोल पिच है। अब कोइल थ्रो क्या है, कोइल थ्रो होगा वो होगा 1 - 5, ये क्या हो गया 1 - 5, तो दूरी आ गई तो 6 हो गया, इसको कोइल थ्रो कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कोइल बचेंगे ना, यानी 1 से लेकर 6 तक आया, जैसे मान लो यहाँ तक आ गया 6 तक, तो इसको कोइल थ्रो कहते हैं। जो इनके बीच की दूरी आती है उसको कोइल पिच कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाइंडिंग पिच क्या होता है। वाइंडिंग पिच, वाइंडिंग पिच होती है दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी, दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी जो एक्टिव शेड के अंतर्गत आती है उसको वाइंडिंग पिच कहते हैं। मतलब ये कांचे कटे हुए, ये 1 नंबर कांचा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर। ठीक है, अब इनके बीच में दो संलग्न पोल, ये हो गया एन पोल है और ये एस पोल है। ठीक है, इन पोलों के बीच की, संलग्न पोलों के बीच की दूरी की एक्टिव शेड का, ये एक्टिव शेड में जैसे ये कोयल फंसी हुई है, ये कोयल डाली हुई है, इस कोयल जो फंसी हुई है, डली हुई है, इसके अंदर जो ये है ना, खांचों के अंदर अवस्थित एक्टिव शेड, एक्टिव शेड के अंतर्गत जो बीच की दूरी होती है ना, ये बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं, इसको वाइंडिंग पिच कहते हैं। और दो संलग्न पोलों के बीच में दूरी होती है उसको पोल पिच कहा जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लेना कि भाई ये कोयल है, ये कोयल डली हुई है किसमें, इन खांचों में, तो दो संलग्न पोलों के बीच में जो एक्टिव शेड होती है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वाइंडिंग पिच कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं पिच फैक्टर। पिच फैक्टर किसे कहते हैं, वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, यानी पिच फैक्टर किसे कहते हैं, तो पिच फैक्टर की परिभाषा होगी कि वाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, दोनों को पिच फैक्टर कहते हैं। इसका सूत्र होता है पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे हुए पोल पिच।
अब बात करते हैं आगे। वाइंडिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। पिच के आधार पर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वो कौन कौन सी है? पोल पिच के आधार पर वाइंडिंग होती है 3 प्रकार की, पोल पिच के आधार पर। तो एक तो होगी शॉर्ट पिच, एक होगी फुल पिच, एक होगी लॉन्ग पिच। शॉर्ट पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, लॉन्ग पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं? 3 वाइंडिंग का प्रश्न आता है। फुल पिच वाइंडिंग जिसमें जैसे आपको पिच फैक्टर लिखाया था, पिच फैक्टर की परिभाषा बताई थी। पिच फैक्टर का मान जहाँ इकाई होता है ना, वो फुल पिच वाइंडिंग होती है। जिसमें मान लो फुल पिच फैक्टर का सूत्र क्या लिखाया था कि वाइंडिंग पिच बटे में पोल पिच। वाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों का मान बराबर है। वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, दोनों का मान बराबर है, तो वहाँ पिच फैक्टर का मान इकाई होगा, और इकाई होने पर फुल पिच का मान क्या होगा? फुल पिच वाइंडिंग होगी वहाँ, क्योंकि पिच फैक्टर क्या है? इकाई है, इकाई है तो फुल पिच वाइंडिंग होती है वहाँ। और जैसे मान लो वाइंडिंग पिच है, वाइंडिंग पिच का मान जैसे 2 है और पोल पिच का मान भी 2 है, तो दोनों का बराबर है, तो बराबर है तो कौन सी वाइंडिंग होगी? पिच फुल पिच वाइंडिंग होगी। जैसे 2 से 2 गया तो क्या बचा? 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचने पर क्या होगा है? पिच फैक्टर का मान 1 होगा। 1 होने पर फुल पिच वाइंडिंग होती है। और शॉर्ट पिच के अंदर क्या होता है? पिच फैक्टर होता है, पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है, ठीक है। और लॉन्ग पिच के अंदर क्या होगा? लॉन्ग पिच में पिच फैक्टर का मान इकाई से ज़्यादा होगा, यानी 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होने पर लॉन्ग पिच वाइंडिंग होगी, 1 से कम होने पर शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। शॉर्ट पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं भाई? इकाई से कम है तो। और जब दोनों का मान बराबर है, यानी वाइंडिंग पिच और पोल पिच का मान बराबर है, पिच फैक्टर का मान इकाई है, तो उसमें फुल पिच वाइंडिंग होती है वहाँ। ज़्यादातर मशीन या मोटरों के अंदर कौन सी वाइंडिंग करते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसके लाभ देखना। शॉर्ट पिच वाइंडिंग अधिकतर मोटरों में की जाती है, अधिकतर या मशीनों में करने का कारण पहला तो है कि तांबे की बचत होती है इससे। भाई वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग की है, कम तांबा करेंगे, कम तांबे की वाइंडिंग करें तो और तांबे की बचत होगी। तो पहले तो है तांबे की बचत होगी। दूसरी होगी कि इसकी दक्षता अच्छी होती है, दक्षता अच्छी होती है। दक्षता अच्छी क्यों होती है या अधिक क्यों होती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आई स्क्वायर हानि कम हो जाती है। भाई तांबे का उपयोग कम करेंगे तो आई स्क्वायर हानि है, वो कम धारा बहने के कारण क्या होगी? आई स्क्वायर हानि कम होगी, कम होने से दक्षता उच्च होती है, ठीक है। और तीसरा कारण है, ये दूसरा है, ये तीसरा कारण है कि वाइंडिंग को कम स्थान घेरती है, वाइंडिंग कम स्थान घेरती है, वाइंडिंग कम स्थान घेरती है, कम स्थान घेरती है, ठीक है। शॉर्ट पिच समझ में आ गया? यानी इसमें पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है, ठीक है, इकाई से कम होता है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने का लाभ क्या क्या है? भाई लाभ है
तीनों लाभ है कि वाइंडिंग में तांबे की बचत होगी, दक्षता में वृद्धि होगी, वाइंडिंग कम स्थान घेरेगी, कम स्थान घेरेगी तो स्थान भी कम चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए।